सभी ब्यूटीफुल पीपल, होप यू आर फाइन। तो गाइस आज के इस वीडियो में लोगों की डिमांड के ऊपर हाजिर है DJI इनोवेशंस, इन शॉर्ट में DJI फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के बारे में डिटेल में वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे DJI MV2 फ्लाइट कंट्रोल के बारे में डिटेल में वीडियो। गाइस मेरी गारंटी है इसके और ज़्यादा डिटेल में वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइस चलिए जल्दी से वीडियो देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसी के साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए गाइस जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है गाइस हमारे पास पीला बॉक्स DJI MV2 का, और चलिए गाइस इसे अनबॉक्स करते हैं पीले ही कटर से। ओके तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे ऊपर GPS दिखने को मिलेगा। GPS का बॉक्स है, इसके अंदर GPS है। और उसके बाद में जैसे आप ये निकाल लोगे तो उसके बाद में आपको फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड दिखने को मिलेगा। पैकिंग तो अच्छी है गाइस, प्रीमियम तरीके की आपको पैकिंग मिल जाएगी। तो ये गाइस DJI MV2 इटसेल्फ बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है और अच्छा है। मतलब ओवरऑल फीचर्स वगैरह की बात करें तो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ इसके अंदर जो फीचर्स आपको मिलेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड को निकाल के। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसके साथ में फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड बाहर निकल जाएगा और अंदर की साइड में आपको जो छोटे मोटे एक्सेसरीज है वो मिलेंगे। यहाँ पे कुछ केबल्स है गाइस रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद में PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट, इन शॉर्ट में आप पावर मॉड्यूल भी कह सकते हो आप। उसके बाद में यहाँ पे LED है गाइस, स्टेटस LED, जो कि इस LED की हेल्प से आप अपने फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के हर एक स्टेटस की इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। और उसके बाद में यहाँ पे USB पिन आपको मिल जाता है ताकि फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की आप प्रोग्रामिंग सही से कर सको। तो ये गाइस DJI MV2 फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड पीला डब्बा, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है गाइस इसकी। और फीचर जो है वो कूट के बड़े हुए, इतने भी नहीं है लेकिन जो है वो बहुत ही अच्छे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। गाइस ये जो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड है ये लॉन्च हुआ था 2014 में, दिसंबर में लॉन्च हुआ था ये। और मेन फैक्ट ये है गाइस ये फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड यूज़ होता था DJI Phantom V2 में। हाँ गाइस DJI Phantom 2 जो है ड्रोन, इसमें ये फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड यूज़ होता था, उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। गाइस ये फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड जो है क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर, वाइसकॉप्टर, Y6 एंड बहुत सारे जो अदर फ्रेमवेयर के जो टाइप्स होते हैं वो सपोर्ट करता है। जो स्टेबिलिटी की बात करें तो देख ही सकते हो गाइस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी। गाइस आप अगर इसके मेन फीचर्स की बात करो तो इनहैंस फाइल सेव आपको मिल जाएगा। उसके बाद में 2 एक्सिस गिम्बल का सपोर्ट मिल जाता है। इंडिपेंडेंट PMU है, मतलब पावर मैनेजमेंट यूनिट है, PPM है, S-बस दोनों सपोर्टेड है। मेन जो फीचर जो है गाइस मुझे DJI का अच्छा लगता है वो है इसका फेल सेफ। लाइक कौन से भी स्टेटस में अगर आउट ऑफ रेंज हो गया या फिर बैटरी का लेवल जो है वो कम हो गया तो जो फेल सेफ वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है RTL। उसके बाद में ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट भी है गाइज। अगर आपके पास अगर डाटा लिंक है तो उससे आप ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट इसे कर सकते हो। उसके बाद में मोटर फेलियर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर हेक्सा या क्वाडकॉप्टर में अगर आप बना रहे हो तो एक मोटर फेल हो गई तब भी जो है फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड अच्छे से लैंड कर देगा। उसके बाद में आपको टेक ऑफ असिस्टेंस मिल जाता है। इसके हेल्प से क्या होगा, जो ड्रिफ्टिंग होती है वो नहीं होती है, फ्लाइट जो है वो एकदम स्मूथ फ्लाइट होगी आपकी फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की।
अगर ओवरव्यू की बात करें फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की तो मैं आगे आपको बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है M1 से लेकर M6 तक के आपको मिल जाएंगे। ये जो है गाइस मोटर यहाँ पे आपको ESCs कनेक्ट करने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे दूसरे साइड में रिसीवर को कनेक्ट करना है और यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखेगा गाइस। ये एरो जो है फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की फ्रंट जो डायरेक्शन है वो इंडिकेट करता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे LED मिल जाएगा। LED का जो पिन है वो आपको इसमें कनेक्ट करना है और जो EXP है मतलब जो पावर मॉड्यूल से जो पिन आएगा वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस अगर ESC के कनेक्शंस की बात करें तो जो जैसे कि नॉर्मल पिक्सॉक में होता है वैसे ही कनेक्शन है गाइस। फर्स्ट वाला जो है वो नेगेटिव है, बीच में पॉजिटिव और लास्ट में जो है वो सिग्नल है। जैसे कि मैंने अभी बताया गाइस LEDs एंड जो पावर मॉड्यूल है उससे कनेक्शंस आपको जो ऊपर के वाले जो पॉट्स है उसमें करने होते हैं। फर्स्ट पॉट में आपको LED लगाना है और सेकंड पॉट में जो पावर मॉड्यूल से जो एक वायर निकल दे EXP वो आपको यहाँ पे लगानी है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा जब पावर मॉड्यूल के हम रिव्यू करेंगे। उसके बाद में गाइस आपको एक GPS मिल जाता है, इंडिपेंडेंट GPS। ये भी गाइस GPS जो है M लाइट और V2 दोनों में सपोर्ट करता है गाइस। बहुत ही इनहैंस GPS और GNSS और कंपास के साथ में मिल जाता है गाइस। और सैटेलाइट जो कनेक्टिविटी वो भी बहुत ज़्यादा। इसमें आपको एक छोटा सा LED दिखने को मिलेगा, ये पावर LED गाइस। इसके हेल्प से आप जान पाओगे कि GPS को पावर मिल रहा है या नहीं। अगर GPS की बात करो तो गाइस बहुत ही इनहैंस आपको GPS मिल जाएगा। सैटेलाइट से जो कनेक्टिविटी है बहुत ही जल्दी हो जाती है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सैटेलाइट से कनेक्ट करने में। इन शॉर्ट में GPS के साथ में आप जो मोड है वो जल्दी से आप फ्लाई कर पाओगे, ज़्यादा वेट आपको जो है करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये है गाइस PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट। इन शॉर्ट में हम इसे पावर मॉडल भी कह सकते हैं। गाइस अगर आपको साइंस रिलेटेड फैक्ट जानने में अगर आपको इंटरेस्ट है या फिर अगर आप साइंस रिलेटेड फैक्ट जानना चाहते हो तो गाइस मेरे दी का चैनल है क्विक साइंस 101। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे साइंस रिलेटेड जो फैक्ट्स वो बहुत ही अच्छी तरीके से बताए जाते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो गाइस आते हैं अभी पावर मॉडल के ऊपर। तो ये जो पावर मॉडल है गाइस 2X से लेकर 6L तक की लिथियम पॉलीमर जो बैटरी वो सपोर्ट करेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको GPS का जो पिन है वो कनेक्ट करना पड़ेगा पावर मॉड्यूल को ही। उसके बाद में यहाँ पे जो है OSD एंड जो डेटा लिंक है वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में आपको EXP का पोर्ट मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की EXP पोर्ट में ये पिन कनेक्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पे X3 पोर्ट मिल जाएगा। X3 जो है रिसीवर के साइड में X3 लिखा हुआ होगा, वहाँ पे आपको ये पिन लगानी है ताकि फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड को पावर मिल सके। इन शॉर्ट में आप ये कह सकते हो कि ये जो PMU है एक तरीके का हब है जहाँ पे आपके सारे जो OSDs एंड GPS है वो कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो पिन है GPS की पिन थी वो वहाँ पे आपको GPS की पिन कनेक्ट करनी है। और दूसरे साइड में आपको और एक पोर्ट मिलेगा, वो है OSD का पोर्ट। यहाँ पे आप OSD कनेक्ट कर सकते हैं या फिर जो डेटा लिंक है इसे आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको इस इंडिपेंडेंट LED मिल जाएगा। इस LED की हेल्प से आप सारी इन्फॉर्मेशन और सारी जानकारी ले पाओगे कि GPS फिक्स हुआ है या नहीं, फेल सेफ हुआ है, और GPS के कितने सैटेलाइट है, क्या कंडीशन है, सेंसर्स की सारी कंडीशन आप समझ पाओगे। ये है गाइस पूरा चार्ट। अगर आप मैनुअल में देखोगे तो हर एक LED के ब्लिंकिंग का जो मतलब है वो यहाँ पे बताया हुआ। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। तो ये है गाइस ओवरऑल फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के बारे में। अब जानते हैं गाइस सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर आपको कैसे इंस्टॉल करना है। कौन सा भी जो ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको जस्ट सर्च करना है DJI MV2 असिस्टेंट, या फिर V2 असिस्टेंट भी अगर आप सर्च करोगे तो पहले ही नंबर के ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी DJI की, वहाँ पे क्लिक करना है जस्ट। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो एक्सेप्ट, यहाँ पे अगर आपका मैक है तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो, अगर विंडोज़ है तो ये डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है विंडोज़ 8 है या फिर 10 है, डायरेक्टली सब विंडोज़ के लिए चलता है। तो यहाँ पे 2 वर्जन्स अवेलेबल हैं, एक तो टाइप में अवेलेबल है फाइल टाइप में, एक तो zip और exe। तो आप दोनों में से कौन से भी कर सकते हो। exe बेहतर रहेगा, डायरेक्टली डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल ही करना होता है। तो यहाँ पर हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे, और जैसे आप क्लिक करोगे गाइस जो डाउनलोडिंग है वो शुरू हो जाएगा। तो गाइस अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद में आपको जो ड्राइवर्स हैं वो डाउनलोड कर लेने। तो यहाँ पे जस्ट बेसिकली आपको सर्च करना है अगेन DJI V2 ड्राइवर्स दोनों के लिए है गाइस। ड्राइवर्स मतलब ऐसा नहीं कि V2 के लिए स्पेशल होते हैं। आप ये अगर आप डाउनलोड करोगे तो वो नासा के लिए भी काम करेंगे, M लाइट और V2 के लिए भी काम करेंगे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स। तो यहाँ पे पहले सॉफ्टवेयर तो हमने डाउनलोड कर लिया, अभी यहाँ पे देख सकते हो DJI विन ड्राइवर इंस्टॉलर, ये भी आपको डाउनलोड कर लेने हैं और ड्राइवर भी आपको इंस्टॉल कर लेने। तो गाइस अभी यहाँ पे मेन प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या होता है अगर आपके पास विंडोज़ 8.1 है या फिर विंडोज़ 8 है और अगर आपके पास दूसरा कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम 10 है, तो वहाँ पे इशू क्या होता है गाइस कि जो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड है वो जो सॉफ्टवेयर है असिस्टेंट सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे आप सॉफ्टवेयर लॉन्च करोगे स्किप करोगे तो यहाँ पे LEDs दिखेंगे रेड एंड ब्लू, ये जो है ब्लिंक होते हैं। बट अभी मेरे केस में ये कुछ हो ही नहीं रहा है। ड्राइवर्स भी इंस्टॉल हो गए लेकिन और जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल हो गया, लेकिन फ़्लाइट कंट्रोल बोर्ड कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। और मेरे पीसी में तो गाइज फ़्लाइट कंट्रोल बोर्ड को USB कनेक्ट करने के बाद में पीसी जो है विंडोज़ 10 इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था। तो मैंने बहुत सारे ट्राई किए गाइज, ईच एंड एवरी मेथड मैंने ट्राई किया मैन्युअली जाके उस कॉम्पोर्ट में, जिस कॉम्पोर्ट में मैंने फ़्लाइट कंट्रोल बोर्ड लगा है उस कॉम्पोर्ट में मैंने जाके उसके बाद में वहाँ पे ड्राइवर्स अपलोड किए मैन्युअली, बट फिर भी नहीं हुआ। तो गाइज आखिरकार मेरे केस में ये हुआ ही नहीं, मेरे पास विंडोज़ 10 है तो मेरा फ़्लाइट कंट्रोल बोर्ड कनेक्ट नहीं हुआ। तो लास्ट में बस एक ही ऑप्शन बचा था गाइज मेरे पास, ये सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। ये सॉफ्टवेयर है गाइस विंडोज़ के लिए है WMware, तो WMware तो इसका होता क्या है गाइस, सॉरी W नहीं VMware होता है गाइस ये सॉफ्टवेयर। तो इसमें होता है गाइस आप विंडोज़ के अंदर विंडोज़ चला सकते हो। लाइक अगर आपका मेन जो सिस्टम है वो अगर विंडोज़ 10 है तो आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसके बाद में आपको एक ISO इमेज फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप जैसे कि देख सकते हो ये ISO, ये ISO विंडोज़ 7 की जो इमेजनरी फाइल है गाइज ये डाउनलोड कर लेना है ISO फाइल विंडोज़ 7 की, और बेसिकली वहाँ से फिर आपको एक नया सेटअप कर देना है गाइज। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप सर्च भी करोगे VMware सॉफ्टवेयर तो YouTube के ऊपर तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगी कैसे करना है। तो मतलब आप पीसी के अंदर मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो। तो मैंने यहाँ पे विंडोज़ 7 जो है वो चला लिया है। तो यहाँ पे आप जैसे ही हम पीसी को पावर ऑन करेंगे उसके बाद में जो सिस्टम है हमारा विंडोज़ 7 वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पीसी के अंदर एक पीसी जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो मैं अभी आपको एक फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट विंडोज़ नॉर्मली, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस आप जो विंडोज़ 7 है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। मतलब बेसिकली हम विंडोज़ के अंदर विंडोज़ ही चलाने वाले। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि फ़्लाइट कंट्रोल बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए मेन अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही चेंज कर देते हैं। विंडोज़ अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज करते हैं विंडोज़ 7। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ये 30 डे ये जो सॉफ्टवेयर है गाइस वो फ्री नहीं होता है, लाइक 30 डेज़ के लिए फ्री है। तो मतलब एटलीस्ट आपके पास जब भी फ़्लाइट कंट्रोल बोर्ड आ जाएगा आप विद इन आपके पास 30 डेज़ का टाइम होगा उसके प्रोग्राम करने के लिए ये सॉफ्टवेयर से। तो विद इन 30 डेज़ तो आज आराम से कर सकते हो। तो आप देख सकते हो गाइस अभी ये सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ 7 है वो शुरू हो गया है। अगर मैं इसे मिनिमाइज़ करूँ तो ये हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस विंडोज़ 10, इसमें तो नहीं चल रहा है। और जैसे ही मैं हम यहाँ पे विंडोज़ 7 में शुरू करता हूँ गाइस तो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी जो ये है गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है या फिर 8 है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं गाइस, आप वो वही रख सकते हो। बस जैसे ये जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड कर लो, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे ये कैसे करना है, कैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, उसके वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हो और इस तरीके से आप कर सकते हो। तो बहुत ही इजी रहेगा, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। तो यही था गाइस बेसिकली। और अब चलते गाइस ना असिस्टेंट के ऊपर कि आपको असिस्टेंट्स में क्या करना है। तो गैस अगर आप यहाँ पे देखो फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड में सॉरी असिस्टेंट में, तो यहाँ पे आपको व्यू पहले तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे। पहले तो है व्यू, उसके बाद में बेसिक, एडवांस, टूल्स, अपग्रेड एंड इन्फो। तो सबसे पहले जो है व्यू में आपका जो है मेन पैनल ओपन होगा, इसके ऊपर आपको ईच एंड एवरी डिटेल जो आपने प्रोग्रामिंग की है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जीपीएस है, जो फर्स्ट जो है माउंटिंग है जीपीएस का जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपने कहाँ पे किस मतलब फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड से जीपीएस कहाँ पे फिट हुआ है XYZ डायरेक्शन में वो दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे एयरक्राफ्ट टाइप दिखाई देगा, कौन सा है, क्वाडकॉप्टर है, एक्सोकॉप्टर या ऑक्टोकॉप्टर है। या उसके बाद में यहाँ पे आपको RC दिखाई देगा, कौन सा आपने लगाया, PPM लगाया है, एसबस लगाया है या नॉर्मल है। और उसके बाद में यहाँ पे गेन्स दिखाई देंगे गाइस। इन शॉर्ट में आप कह सकते हो जैसे कि के फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड में हम जो गेन सेट करते हैं वही आपको यहाँ पे भी करना है।
उसके बाद में यहाँ पे आप चैनल मॉनिटर देख सकते हो। इन शॉर्ट में जो आपका जो ट्रांसमीटर है उसके आपके सारे चैनल्स की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप यहाँ पे चैनल्स, जैसे आप ट्रांसमीटर के चैनल्स प्रेस करोगे यहाँ पे उसका मूवमेंट होगा। उसके बाद में यहाँ पे मोटर देख सकते हो, इस मोटर का टाइप कौन सा है आर्मिंग के लिए। उसके बाद में कट ऑफ टाइप कौन सा है और रिकमेंडेड स्पीड कौन थी वो मैं आपको जो है आगे बताने वाले वो क्या है। उसके बाद में फेल सेफ दिखाई देगा यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे फेल सेफ का आपको दिखाई देगा जस्ट लैंड है या फिर आरटीएल आपने सिलेक्ट किया यहाँ पे। देन आईओसी दिखाएगा, इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन कंट्रोल, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद में गिम्बल दिखाई देगा, अगर आपने गिम्बल लगाया हो गिम्बल की सेटिंग्स ऑन या ऑफ होगी तो वो आप ही दिखाई देगा। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आपको दिखाई देगा कि आपने जो सेटिंग की होगी वोल्टेज की। तो सबसे पहले देखते हैं गाइस बेसिक में सबसे पहले दिखेगा गाइस आपको एयरक्राफ्ट टाइप। तो ये नासा V2 जो है गाइस आपको क्वाडकॉप्टर से लेकर ऑक्टोकॉप्टर तक की जो टाइप है वो सपोर्ट करेगा। क्वाड आप देख सकते हो जैसे कि क्वाडकॉप्टर प्लस एक्स, उसके बाद में हेक्साकॉप्टर प्लस एंड एक्स, उसके बाद में ट्राइकॉप्टर प्लस एक वी, उसके बाद में एक सेट सपोर्ट करेगा क्वाडकॉप्टर में और ऑक्टोकॉप्टर में भी प्लस एंड एक सपोर्ट करेगा। उसके बाद में माउंटिंग की बात करो तो यहाँ पे गाइस माउंटिंग में बस इतना है कि आप सपोज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप ये जो एयरक्राफ्ट देख सकते हो गाइस, सपोज ये आपका ड्रोन है और जो बीच वाला जो आप डॉट देख रहे हो गाइस वाइट कलर का, वो है आप मतलब जहाँ पे आपने अपना फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड फिक्स किया हुआ है, जहाँ पे वाइट डॉट जो है दिखा रहा है। तो गाइज अभी या अगर आप फ्रेम के ऊपर कहीं भी जीपीएस माउंट करोगे तो बेसिकली यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, एक यहाँ पे डिसएडवांटेज है। अगर आप पिक्सॉक यूज़ करते हो या फिर एपीएम यूज़ करते हो तो वहाँ पे जब हम कंपास कैलिब्रेशन करते हैं तो जो ऑफसेट होते हैं, मतलब जो लोकेशन होती है जीपीएस की, मैं सैटेलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपको मोबाइल में या फिर मिशन प्लानर में आपकी लोकेशन दिखती है वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड से जीपीएस कितनी दूरी तक लगाया है आपने, मतलब फ्रेम के ऊपर जीपीएस कहाँ पे लगा है उसकी लोकेशन में बात कर रहा हूँ। तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली सेट कर देता है गाइस, ऑटोमेटिकली चेक करके कंपास कैलिब्रेशन में। लेकिन यहाँ पे यम लाइट या फिर DJI के फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड्स में आपको मैन्युअली मेजर करना पड़ेगा कि आपने फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड से कितनी दूर के ऊपर जीपीएस लगाया है, तो उसका जो है आपको यहाँ पे मेजर करके डालना पड़ेगा। तो सपोज गाइज यहाँ पे व्हाइट डॉट के ऊपर हमने फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड फिक्स किया और जीपीएस कहीं भी फ्रेम के ऊपर लगा दिया, तो जो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन की जो वैल्यूज है आपको डालनी पड़ेगी। तो सपोज यहाँ पे अगर आपने जीपीएस फिक्स किया है, जो ब्लैक डॉट दिखा रहा है यहाँ पे अगर आपने जीपीएस फिक्स किया है तो आपको एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस की, मतलब जो फ्रंट एंड बैक जो होता है उसकी साइड डालनी पड़ेगी इन शॉर्ट में। और उसके बाद में वाई एक्सिस में लेफ्ट एंड राइट, मतलब फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के राइट साइड में लगाया या लेफ्ट साइड में लगाया है। एक्स में आपको देखना पड़ेगा कि जीपीएस आपने फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के आगे लगाया या पीछे लगाया है, वो उसकी वैल्यूज आपको डालनी पड़ेगी। अगर आगे लगा होगा तो आप देख सकते हो एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस के अगर आगे लगा होगा तो वैल्यूज जो होगी, अगर आगे लगा है तो ऑफकोर्स जेड में होगा। तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो रेड लाइन फॉर पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू डालनी, मतलब अगर आगे लगा है तो जैसे में 3 सेंटीमीटर अगर फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के आगे लगा है तो मैं यहाँ पे 3 डाल दूंगा और एंटर कर दूंगा। और अगर पीछे लगा है, पीछे में ग्रीन जो है नेगेटिव शो करता है, तो अगर फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के नीचे पीछे लगाया है एक्स एक्सिस में तो आपको यहाँ पे डाल दोगे -3। ये है गाइस, सिंपल सा है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन की वैल्यूज डालनी। उसके बाद में वाई डायरेक्शन गाइस, वाई एक्सिस मतलब इस यहाँ पे आपको दिखाना है कि जो जीपीएस है वो आपने फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के राइट साइड में लगाया है या फिर लेफ्ट साइड में लगाया है। सपोज अगर यहाँ पे अगर ब्लैक डॉट देखे तो यहाँ पे जो है जीपीएस अगर ब्लैक डॉट के ऊपर आपने लगाया है तो बेसिकली ये होगा राइट साइड में। ओके, तो राइट साइड मतलब क्या आएगी, रेड लाइन। तो रेड लाइन क्या है, अब जैसे कि मैंने बताया रेड लाइन में होता है पॉजिटिव। तो अगर वाई एक्सिस में मैंने अगर राइट साइड में जीपीएस लगाया है, सपोज 4 सेंटीमीटर वेयर लगाया है फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के राइट साइड में, तो यहाँ पे +4 कर देंगे। और अगर आपने लेफ्ट साइड के ऊपर लगाया है फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के तो -4 कर देंगे, बस इतना ही है। उसके बाद में लास्ट एक्सिस बचता है जेड। तो जेड यानी कि इन शॉर्ट में आपको जो है हाइट जो है मेजर करनी है, लाइक आपने फ्लाइट जीपीएस को कितने हाइट के ऊपर लगाया फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड से। अगर मैंने 5 सेंटीमीटर फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के ऊपर से लगा तो आपको स्केल लेके मेजर करना पड़ेगा फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड और जीपीएस के कितना डिस्टेंस कितना है। तो अगर ऊपर की तरफ लगाया होगा तो ऑफकोर्स 90% लोग स्टैंड के ऊपर फिक्स करते हैं तो ऊपर की तरफ ही लगाया होगा। तो सपोज मैंने ऊपर की तरफ लगा है, स्टैंड के ऊपर 5 सेंटीमीटर अगर गैप है तो मैं यहाँ पे ग्रीन लाइन देखोगा अगर ऊपर लगाया होगा, दूसरी इमेज में आप देख सकते हो ऊपर लगाया होगा जेड की, तो यहाँ पे माइनस में आएगा
तो -5 सेंटीमीटर में डाल दूंगा अगर स्टैंड के ऊपर लगा है तो। अगर आपने डायरेक्टली फ्रेम के ऊपर लगाया विदाउट स्टैंड लगाया कहीं भी, मतलब डायरेक्टली फ्रेम के ऊपर लगाया, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी अगर फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड की सीधे में लगाए। अगर आप एकदम एग्जैक्टली फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के ऊपर जीपीएस फिक्स करते हो, एग्जैक्ट एकदम ऊपर, मतलब फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के एकदम ऊपर अगर जीपीएस फिक्स करते हो तो सारी वैल्यू 0000 आ जाएगी। और अगर मे बी जो जेड जो एक्सिस है उसकी मे बी 1 2 3 आ सकती, जो क्योंकि आप डायरेक्टली फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के ऊपर तो जीपीएस नहीं रखोगे, थोड़ा तो डिस्टेंस रखोगे, तो वो मे बी 1 2 3 में आ जाएगी वैल्यूज़। तो डिपेंड करता है कि आप वो कैसे जीपीएस का माउंट कर रहे हो। बहुत ही ईजी है गाइस, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस अगर आरसी की बात करें तो यहाँ पे थ्री जो आरसी टाइप है वो सपोर्ट करेगा गाइस, नाजा MV2, और अगर एमलाइट की भी बात करो तो वो भी 3 ही सपोर्ट करेगा। फर्स्ट जो है ट्रेडिशन, मतलब ट्रेडिशनल में चैनल नंबर एक चैनल से दूसरे चैनल में कनेक्ट होता है, चैनल नंबर 1 to 1 से कनेक्ट होगा, 2 to 2 से कनेक्ट होगा, 3 to 3 से कनेक्ट होगा, ये होता है ट्रेडिशन। डी बस भी सपोर्टेड है गाइस, अगर आपका फुटावा या फिर स्पेक्ट्रम के अगर ट्रांसमीटर हो गए तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। पीपीएम भी सपोर्टेड है, पीपीएम ट्रांसमीटर भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आपको दिखेगा कैलिब्रेशन कर सकते हो गाइस आप, यहाँ पे जैसे स्टार्ट कैलिब्रेशन करते हो सेम एज जैसे कि हम मशीन प्लानर में करते हैं, सेम टू सेम वही मेथड यहाँ पे करना है, सेम टू सेम वही, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में X1 एंड X2 का कैलिब्रेशन कर सकते हो। इन शॉर्ट में X1 एंड X2 आप जो है ऑक्सिलरी जो है वो समझ सकते हो गाइस, फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड के जो X1 एंड X2 है वो ऑक्सिलरी चैनल समझ सकते हो गाइस आप। बट वो जो है ऑक्सिलरी चैनल्स में आपको सेट करना पड़ेगा कि क्या करना है, जैसे कि हम ऑक्सिलरी में सेट करते हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद में आप कैलिब्रेशन कर सकते हो गाइस X1 और X2 का भी जो आपने सेट किया होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंट्रोल मोड स्विच दिखेगा, आप जैसे ही अपना 3 पोजिशन स्विच मूव करोगे या फिर जो भी आपने चैनल के ऊपर वो फिक्स किया होगा वो मूव करोगे तो यहाँ पे जो मोड्स है वो चेंज होंगे। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है गाइस गेन की बात। तो गेन इन शॉर्ट में होता है गाइस, आप के फ्लाइट कंट्रोल में जैसे कि पीआईडी ट्यूनिंग वगैरह करते हो तो उसी के हिसाब से आपको पीआईडी ट्यूनिंग करनी है। तो गाइस यहाँ पे डीजे फ्लाइट का अगर आप मैनुअल पढ़ोगे V2 का तो डीजे वालों ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, अगर आपका फ्रेम का साइज़ अगर 350 है, 330 है या फिर 450 या फिर 550 तो उसके अकॉर्डिंग में गेन क्या होने चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो गाइस, आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको रिस्पांस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो गेन को थोड़ा सा कम कर दो, अगर रिस्पांस आपको थोड़ा ज़्यादा ही कम दिख रहा है तो गेन को थोड़ा सा बढ़ा दो। ज़्यादा भी कम ज़्यादा नहीं करना है, बस 10-20% के हिसाब से आपको कम या ज़्यादा करना है, तो उस हिसाब से आपको ये करना है। तो ये हो जाता है गाइस बेसिक में। अभी आते हैं एडवांस में, तो यहाँ पे दिखता है गाइस मोटर। अभी मोटर का स्पीड क्या होना चाहिए जब आप ड्रोन को आर्म करोगे, तो जैसे अगर पिक्सॉक की बात करो या फिर एपीएम की बात करो तो आप जैसे ही ड्रोन को आर्म करते हो सिर्फ मोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है लो स्पीड में, और जैसे आप थ्रॉटल बढ़ाते हो उसके बाद मोटर की स्पीड बढ़ती। तो यही वो है गाइस, अगर आप रिकमेंड के ऊपर करोगे तो जैसे आप मोटर को फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड को आर्म करोगे तो मोटर की जो स्पीड है वो रिकमेंडेड में रहेगी, एज यूजुअल रहेगी, नॉर्मल रहेगी। अगर आप चाहो अगर आपको कम करनी तो लो भी रख सकते हो या फिर ज़्यादा करनी तो ज़्यादा भी रख सकते हो, बट रिकमेंडेड के ऊपर आपको रखना है कि मतलब अच्छा होगा। बात करते हैं कट ऑफ टाइप की, तो कट ऑफ टाइप क्या है गाइज, अगर आप ड्रोन को आर्म करते हो और विद इन जो पर्टिकुलर टाइम है जो कि हर मोड के लिए उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे 2 मोड से, तो उस टाइम के अंदर अगर आप थ्रॉटल नहीं बढ़ाते हो तो ड्रोन जो है वो ऑटोमेटिकली डिसआर्म हो जाएगा। ये सिक्योरिटी के लिए, मतलब सपोज इन केस में अगर आप गलती से अगर कोई ड्रोन को आर्म कर दे गलती से तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर गलती से आर्म हो जाएगा तो इसी की वजह से गाइज ये जो है कट ऑफ टाइप दिया हुआ है। लाइक अगर आप केके में भी देखो तो केके में भी मिल जाता है गाइज, अगर आप आर्म करते हो और विद इन अगर कुछ 3 सेकेंड्स या फिर 4 सेकेंड्स के अंदर आपने थ्रॉटल नहीं दिया, अगर फ्लाई नहीं किया तो ऑटोमेटिकली डिसआर्म हो जाता है। वो ये होता है गाइज, सिक्योरिटी के लिए होता है। तो यहाँ पे 2 मोड दिख जाएंगे आपको, इमीडिएटली एंड जो है इंटेलिजेंट। तो इमीडिएटली में बेसिकली क्या होगा गाइज, अगर आप फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड को अंडर 10% करेंगे तो फ्लाइट कंट्रोल जो आपका जो ड्रोन है वो ऑटोमेटिकली डिसआर्म हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही 10% के ऊपर जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली वापस से आर्म हो जाएगा। आपको कमांड लाइक आर्म करने के लिए जो हम CSC कमांड देते हैं वो देने की ज़रूरत नहीं। लाइक जैसे कि हम पिक्सॉक में जो थ्रॉटल है उसको डाउन करके लेफ्ट साइड में मूव करते हैं और DJI में दोनों जो स्टिक है उसको डाउन करते हैं, तो ये उसको कहते हैं CSC, तो वो देना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली जैसे ही थ्रॉटल नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली डिसआर्म हो जाएगा, और जैसे ही थ्रॉटल ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ड्रोन जो वो आर्म हो जाएगा। उसके बाद में आता है गाइस इंटेलिजेंट में बेसिकली सिंपल सा फंडा है, जैसे आप ड्रोन को आर्म करते हो विद इन 3 सेकेंड्स या फिर 4 सेकेंड्स के अंदर अगर आपने थ्रॉटल नहीं दिया तो ड्रोन ऑटोमेटिकली डिसआर्म हो जाएगा, और आपको आर्म करने के लिए वापस से CSC कमांड देना पड़ेगा। मतलब आर्म के लिए जो हम थ्रॉटल को या फिर स्टिक को जो मूव करते हैं वो करना पड़ेगा।
उसके बाद में फेल सेफ गाइस, ऑफकोर्स ये तो बहुत ही ईजी है। फेल सेफ में आपको दो तरीके के फेल सेफ मिल जाते हैं, एक तो लैंडिंग या फिर गो टू होम और RTL इन शॉर्ट में। तो यहाँ पे आप ऑलवेज RTL ही सेट करना, ये दोनों के लिए काम करेगा। RC फेल सेफ होगा तो भी और बैटरी फेल सेफ होगा तो भी, दोनों के लिए ये काम करेगा। उसके बाद में IOC इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन कंट्रोल कहते हैं गाइस, X2 के ऊपर आप इसे सेट कर सकते हो, जिसकी मैंने यहाँ पे बताया था आपको X2 मोड, उसके ऊपर ये सेट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट में इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन कंट्रोल है क्या गाइस? तो ये बेसिकली दिया हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं गाइस। सपोज अगर आप अपना ड्रोन आपसे बहुत ही दूर फ्लाई कर रहा है, तो अगर दूर फ्लाई कर रहा होगा तो हमें कुछ कुछ केसेस में पता नहीं होता कि उसकी नोज डायरेक्शन कौन सी है। तो सपोज अगर ड्रोन आपसे बहुत ही दूर फ्लाई कर रहा है, अगर आपने उसे राइट मोड़ दिया, तो अभी आप कंफ्यूज हो कि फ्रंट डायरेक्शन कौन सी है, राइट डायरेक्शन कौन सी है। तो अगर आपको पता नहीं है, अगर आप फॉरवर्ड किए जा रहे हो, आपको पता नहीं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। अगर आप थोड़े से बहुत ही मतलब इन शॉर्ट में अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में फ्लाई कर रहे हो या फिर आसपास अगर फेन से अगर आपको पता नहीं चला कि फ्रंट डायरेक्शन कौन सी है, तो वो क्रैश भी हो सकता है। तो उस केस के लिए यहाँ पे इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन कंट्रोल मोड दिया हुआ है गाइस। तो इस मोड से क्या होगा, अगर आप कंफ्यूज हो गए कि मुझे पता नहीं कि फ्रंट डायरेक्शन कौन सी है, तो आप इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन कंट्रोल शुरू कर सकते हो। तो चाहे ड्रोन की साइड, ड्रोन अगर आपके पास, अगर ड्रोन का जो फ्रंट डायरेक्शन है वो कौन सी की भी तरफ हो, चाहे वो आपकी तरफ हो या फिर आगे की तरफ हो या फिर लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, कौन से भी तरफ हो, अगर आप ड्रोन की स्टेप फॉरवर्ड मूव करोगे तो ड्रोन फॉरवर्ड ही जाएगा, अगर ड्रोन की स्टेप बैकवर्ड मूव करोगे तो ड्रोन बैकवर्ड ही जाएगा। डजेंट मैटर कि जो नोज है डायरेक्शन क्या है। इन शॉर्ट में यही है गाइस इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन कंट्रोल। अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करोगे इंटेलिजेंट ओरिएंटेशन कंट्रोल मोड फॉर DJI V2 या फिर M-Lite, तो आपको बहुत सारे जो है वीडियोस मिल जाएंगे उसके प्रैक्टिकल के। तो वहाँ पे भी दो टाइप होते हैं गाइस, होम लॉक और कर्स लॉक, वो भी आपको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा जब हम उसको सेटअप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे होता है गाइस गिम्बल का सेटअप। आपको भी बेसिकली पता है, अगर आप गिम्बल कनेक्ट करोगे तो ये सेटअप आपको करने की जरूरत है। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, जस्ट आपको ऑन कर देना है, उसके अकॉर्डिंग जो सर्वो का है आपको ट्रिम करना पड़ेगा, इतनी बड़ी बात नहीं है गाइस। उसके बाद में वही गाइस, यहाँ पे भी ये जो गिम्बल की ही सेटिंग है, आपको यहाँ पे भी जो गिम्बल है उसका जो आप जो है ट्रिम कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे वोल्टेज का जो है आपको मिल जाएगा गाइस फेल सब। यहाँ पे आप अपना बैटरी का जो वोल्टेज है वो सेट कर सकते हो। यहाँ पे जो बैटरीज आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे को जो सिलेक्ट करना है और कैलिब्रेशन कर लेना है, और यहाँ पे ड्रॉप वोल्टेज आपको लगाना है। ऑटोमेटिक लोडेड हो जाता है गाइस। अगर आप 3 सेल यूज़ करते हो तो ये रिकमेंडेड है, यही पे रखना है। और लॉस में आप 0.5 रख सकते हो अगर 3 सेल यूज़ कर रहे हो तो, अदरवाइज 0.7 रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एवरेज होता है लॉस जो बैटरी का होता है। अदरवाइज अगर आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप ये पढ़ सकते हो गाइस, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे दी हुई कि लॉस कैसे मेजर करना है। उसके बाद में बेसिकली यही गाइस इसमें ऑन कर देना है। अगर आप ज़्यादा उसमें कुछ करते नहीं हो तब भी ड्रोन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे है गाइस लिमिट्स, यहाँ पे आप अपने ड्रोन की लिमिट सेट कर सकते हो, मैक्सिमम की साइड तक जाना चाहिए और रेडियस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 100 मीटर ही करना है, 100 भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आप 50 करोगे तो वो अच्छा रहेगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स। तो अंडर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपको वो करना पड़ेगा, बस ज़्यादा फ्लाई नहीं करना है। उसके बाद में टूल्स में आएंगे गाइस, यहाँ पे बेसिकली होता है गाइस IMU का कैलिब्रेशन, मतलब जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर और कंपास का कैलिब्रेशन होता है यहाँ पे बेसिकली। जैसे कि हम पिक्सॉक में या फिर APM में एक्सेल कैलिब्रेशन करते हैं, इन शॉर्ट में वैसे होता है। बट आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सेल कैलिब्रेशन करते वक्त लेफ्ट राइट अप डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जैसे आपको ड्रोन को स्टेबल रखना है और यहाँ पे चेक IMU स्टेटस करना है। अगर ज़रूरत होगी तो वो बताएगा कि नीड कैलिब्रेशन, और अगर ज़रूरत नहीं तो वहाँ पे बता देगा कि नो नीड ऑफ कैलिब्रेशन। अगर ज़रूरत होगी तो जस्ट बेसिक कैलिब्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली कैलिब्रेशन हो जाएगा, जस्ट 5 सेकेंड लेगा। अगर एडवांस कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर कैलिब्रेशन करके भी अगर आपका ड्रोन आम नहीं हो रहा तो आपको मे बी एडवांस कैलिब्रेशन करना पड़ सकता है। वायरिंग के ऊपर भी डिपेंड होता है, वो जो है मैं आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में, प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस हर फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड के बारे में। यही है गाइस, यहाँ पे टूल्स में आप देख सकते हो गाइस एक्सपोर्ट पैरामीटर्स, इंपोर्ट पैरामीटर्स और रिस्टोर डिफॉल्ट। तो ये क्या है? तो गाइस अगर सपोज अगर आपने इस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड का यूज़ करके क्वाडकॉप्टर बनाया, तो क्वाडकॉप्टर के लिए गाइस ये सारे जो आपने सारा प्रोग्रामिंग कर लिया क्वाडकॉप्टर के लिए, तो ये जो भी आपने सारा प्रोग्रामिंग किया है वो डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक फाइल में। ओके, और उसी क्वाडकॉप्टर से, उसी फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड से गाइस अगर आपने एक और दूसरा ड्रोन बनाया जो कि ऑक्टोकॉप्टर बनाया, और ऑक्टोकॉप्टर के लिए अगर आपने प्रोग्राम किया, तो ये दोनों जो प्रोग्रामिंग वो दोनों आप एक्सपोर्ट कर सकते हो।
तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप ये फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड वापस से अगर क्वाडकॉप्टर में लगाओगे तो आपको वापस से जो सारी आपने क्वाडकॉप्टर के लिए प्रोग्रामिंग की थी वो आप फिर से तो नहीं करोगे ना, क्योंकि इतना टाइम वर्क आप जितना झंझट कौन करेगा। तो आप उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपने जो क्वाडकॉप्टर पहले बनाया था उसमें अगर आप वापस से डाल रहे हो तो जो आपने फाइल एक्सपोर्ट की थी ना क्वाडकॉप्टर के प्रोग्रामिंग की, वो आपको वापस से इंपोर्ट करने। तो यहाँ से आप डायरेक्टली वापस से इंपोर्ट कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली जो आपने प्रोग्रामिंग की थी उस पर्टिकुलर क्वाडकॉप्टर के लिए वो वापस से यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड में ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। तो आपको बार बार प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सेम फ्रेम में या फिर सेम ड्रोन में फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड को लगा रहे हो तो। ये यहाँ पे बेसिकली होता है। और यहाँ पे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है कंपनी की तरफ से वो आप यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हो, और या फिर इन शॉर्ट में रीसेट भी कह सकते हो आप, क्योंकि रिस्टोर अगर हो गया, रिस्टोर हो गया तो बेसिकली कुछ भी नहीं रहता है, जस्ट जो गेन्स वगैरह की वैल्यूज़ है वो सेट होती है, बाकी कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन होता है गैस अपग्रेड। अगर इन केस में कंपनी की तरफ से फॉर्मवेयर में अगर कोई अपडेट आता है, कोई अपग्रेड आता है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि ये अपडेट आया हुआ है, तो आपको जस्ट अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं। यहाँ पे बेसिकली आप इन्फो देख सकते हो, जो यूज़र है आपका, यहाँ पे आप SN नंबर डाल सकते हो, फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड का चेक कर सकते हो, बस इतना ही है गाइस। इसके ऊपर ज़्यादा कुछ अगर ओपन सोर्स फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड है ही नहीं तो उसके अंदर और ज़्यादा क्या होगा, इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और बेसिक सा ये सारा टूर था असिस्टेंट के बारे में। एमलाइट का भी ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, 99.99% सेम ही है एमलाइट के लिए भी। तो यही था गाइस इस असिस्टेंट में, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप जैसे कि मैंने तो पूरा बता ही दिया, आपको एक्सप्लेनेशन कर ही दिया, इतने डिटेल में कोई नहीं बताया गाइस, तो इसके लिए एक लाइक बनता है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आता तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।